हम लोगों ने कल कर्जन पढ़ लिया था, है ना। और आज कर्जन के बाद की कहानी है भगा दूंगा क्लास से, कोई बात करेगा तो ध्यान रखना। पूरी वो लाइन भगा दूंगा, 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिसको बैठना है वो आराम से बैठे, शांति से। कोई टाइम पास करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, है ना। हाँ, यस सर और नो सर भगा दूंगा क्लास में से। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। या मैं खुद भग जाऊंगा, कल बताया था ना मैंने। मैं मतलब बिल्कुल अब पढ़ाने के मूड में हूं ना। तुम तो, क्योंकि तुम्हें तो चिंता है नहीं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें किस उम्मीद से इधर भेजते हैं, कि उनके कितने सपने तुमसे लगे हुए हैं कि हमारा बेटा और बेटी जाकर के वहाँ पढ़ेंगे। और आप पढ़ तो लिख रहे नहीं हो। जो पढ़ाया जा रहा है वो अगले दिन तुम्हें याद ही नहीं रहता, 10 दिन बाद भी याद नहीं रहता। फिर बाद में दुनिया को झूठ बोलते घूमोगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा ये था, मेरा वो था। किसी को ये तो बताओगे नहीं कि मेरे कर्म खराब थे, कि जब मैं कोचिंग जाता था या जाती थी तो पीछे बैठ कर के हम मोबाइल चलाते थे, खी खू खू करते थे पढ़ते वक्त। फिर हम चिल्लाते हैं हमें तो यार ये वाला सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता। अरे तुम समझते ही नहीं हो। हमारे ग्वालियर चंबल के बच्चों का एक बड़ा, एक, क्या कहते हैं उनको, उनका बड़ा एक नालायकी ये है कि वो सीखना नहीं चाहते। वो अपने आप में पता नहीं क्या उनसे एक अलग सा घमंड लेके घूम रहे हैं कि अरे अभी माइनस मार्किंग हो चुकी है। आरक्षक बना, आरक्षक में माइनस में नेगेटिव मार्किंग है। पता चल जाएगा अपने यहाँ के लड़कों को कि कैसे ली जाती है नौकरी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो, मेरा काम कहने का है बेटा, मैं बस कह सकता हूँ। बाकी आपकी जॉब, आपकी जिंदगी है। कपिल सर को नहीं मिलने वाली एक भी तनख्वाह। लग जाओगे, अपने माता पिता को अच्छे से रखोगे, खुद अच्छे से रहोगे, नकली नाइकी का जूता नहीं पहनोगे, असली नाइकी का जूता पहनोगे, है ना। लग जाओगे तो हमें थोड़ी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ। कोई हम खुद की तो वो तो चलाते नहीं है संस्थाएं कि हमें कुछ लाभ होगा, या तुम आ जाओगे कि लो सर महीना भर की तनख्वाह 60,000 रुपये आई थी, ये धर लो 1 महीना की, काम चला लेना अपना। इसलिए तुम्हें तो हम वैसे ही निस्वार्थ भाव से समझा रहे हैं। हाँ, अगर हम कुछ अपना, कुछ खुद का संस्था वगैरह चलाते होते तो समझ में भी आता है कि तुम लग गए, तुम्हारी फोटो लगा दी। 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, कभी भी एक भी फोटो नहीं लगाई कि भाई हमारा। अब करने लगे हैं कि थोड़ा बहुत, क्या है, वजूद का सवाल है कि थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आजकल नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन ऑनलाइन वीडियो भी डाल रहे हैं, नहीं तो हम तो बहुत जमाने से पढ़ा रहे हैं। कभी भी वीडियो वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अब बना पा रहे हैं कि भैया कुछ बच्चे कहते हैं बनाओ। वजूद का सवाल है इसलिए सब कर रहे हैं, नहीं तो बाकी तो हमें ऑफलाइन पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि कैमरे पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है चीज़ों पे। चलिए, कोई बात नहीं। हमने आपको कर्जन पढ़ाया था। कर्जन में हमने आपको बताया था कि जो कर्जन जो है वो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है मॉडर्न इंडिया का, क्योंकि उसने कई सारे बदलाव किए थे, है ना। जैसे सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी छाप हमको आज भी दिख रही है। देखो, हमारे देश में जो आज शासन प्रशासन चल रहा है, या जो आजादी के बाद हमारा जो शासन प्रशासन आया, उस शासन प्रशासन में जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी पिछले 100-150 साल के इतिहास में, उनका बहुत बड़ा स्वरूप हमको वर्तमान की व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। अब उसमें हम ये कहें कि सर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को हम क्यों फॉलो करें। अरे भाई, अंग्रेजों ने बनाई थी अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो इस देश के सरकार थे, गवर्नमेंट थी। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट है, 47 में हमारी गवर्नमेंट आ गई, तो हमने उन चीजों का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, वो हमने अपने लिए किया गया। अब जैसे रेलवे किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई। अब लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 1947 में आजाद हो गए तो रेल की पटरियां उखाड़ दें कि नहीं नहीं ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी, हम काहे के लिए चलाएं इसको। भाई, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए चलाया, हम उसको अपने फायदे के लिए, हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने काम में लेंगे। भाई, ऐसा नहीं होता है ना कि अगर किसी ने हमारे घर में कब्जा कर लिया और वो अपने घर पे, हमारे घर पे कब्जा कर लिया, और उसने, जिसने कब्जा किया है, वो अपनी सुविधा के लिए एसी भी लगवाएगा, कूलर भी लगवाएगा, पंखा भी लगवाएगा, लेकिन किसकी सुविधा के लिए लगवाएगा? खुद की। अब मान लीजिए कि हमने उसको अपने मकान से भगा दिया, तो उसमें जो एसी लगाया है तो हम फेंक थोड़ी देंगे, हम उसको
अपने हिसाब से मॉडिफाई करके प्रयोग करेंगे। तो वही व्यवस्था है अंग्रेजों के जमाने की। अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले जो कांड वाली सहायता था, उसने पुलिस व्यवस्था, सर्कल व्यवस्था, दरोगा व्यवस्था, थाना व्यवस्था लागू की। फिर उसको समय समय पर, समय के साथ चेंज करते चले गए। फिर कर्जन आया, कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, उसने पुरातत्व विभाग के लिए कानून बनाया, उसने सीक्रेट्स एक्ट बनाया, गुप्तचर खुफिया सुविधा, खुफिया जो तंत्र था उसको और मजबूत करने के लिए उसने सीक्रेट एक्ट बनाया, उसने सीआईडी बनाई। तो अब उसने जो सीआईडी बनाई कर्जन ने उस जमाने में, तो क्या उस सीआईडी को हम आज खत्म कर दें कि नहीं नहीं वो तो कर्जन बना के गया था, हम उसको नहीं रखेंगे? भाई हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। हम नाम बदल देंगे, नाम बदल सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने ये नाम रखा था, हम ये नाम रख देते। ठीक, तो मैंने कल आपको बताया था कि सीआईडी होता है और सीबीआई होता है, ये दो होती हैं, है ना। ये सीआईडी जो है ये बहुत पहले की संस्था है, लेकिन ये होती है राज्यों के अंदर। कहां होती है? राज्यों के अंदर होती है। जैसे मध्य प्रदेश सीआईडी है, महाराष्ट्र सीआईडी, उत्तर प्रदेश सीआईडी। लेकिन जो सीबीआई होती है वो पूरे भारत स्तर की होती है। उसका जो काम करने का जो क्षेत्र है वो पूरे इंडिया में है, लेकिन सीआईडी का जो काम करने का जो क्षेत्र है वो स्टेट में है, वो राज्य के अंदर है। ठीक, राज्य में वो काम करती है। अच्छा, सीआईडी में सिलेक्शन कैसे होता है? सीआईडी में सिलेक्शन होता है कि अगर आप पुलिस निकालते हैं, पुलिस का पेपर निकालते हैं और आप पुलिस में जाते हैं और आपकी अगर जो जो सेवा है वो ठीक है, बढ़िया है, या तो आपके नंबर बहुत हो, जैसे 100 नंबर का पेपर आता है तो लगभग 90 से प्लस में तुम्हारे नंबर हो, तो तुम्हारी चांस है कि तुमको बाद में ट्रेनिंग के बाद आपको सीआईडी में डाल दिया जाएगा। सीबीआई में कैसे होता है सिलेक्शन? आपको एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल निकालना होता है, तो आपकी एक डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है। एक तो ये सीधा आम आदमी को सीबीआई में जाने का एक मौका है कि सीजीएल निकालो और अपनी जिंदगी बदल लो। ठीक, वो सीजीएल निकालो और सीबीआई में जॉब ले लो। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग 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 अलग, उन डिपार्टमेंट्स में से योग्य व्यक्तियों को सरकार जो है या वो डिपार्टमेंट जो है वो कैच कर लेती है और अपने डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर कर देती है। ये दो तरीके हैं। अगर मैं तो अपन तो अपनी बात करेंगे, अगर सीबीआई में जाना है तो सीजीएल निकालिए, और अगर सीआईडी में जाना है तो पुलिस का पेपर निकालिए अच्छे नंबरों से, और अगर ट्रेनिंग भी हो जाती है और अगर आपका जो काम करने का तरीका बेहतर है तो आपका नाम जो है डिपार्टमेंट अपने आप ऊपर की तरफ ले लेगा। क्योंकि सबको, अच्छे लोगों की सबको जरूरत होती है, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। सब खराब नहीं हो सकते, 100% चीजें खराब नहीं हो सकती, क्योंकि 100% चीजें अगर खराब हो गई तो पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कुछ चीजें तो ठीक होती ही हैं। न्याय या गवर्नमेंट या पुलिस व्यवस्था है, मानते हैं एकदम बहुत भ्रष्टाचार है, सब कुछ है कि पुलिस है और ये है, फलाना है, ढिमका है, 100 रुपए ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये सब मानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी हद तक न्याय आज भी मिलता है, क्योंकि 100% खराब चीजें नहीं हो सकती। अगर हो जाएंगी तो फिर पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। आज भी अगर कोई अपराध होता है तो कम से कम पुलिस आती है। अगर वो रसूखदार नहीं है सामने वाला, या उन दोनों पार्टियों में रसूखदार कोई नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से केस भी चलता है। कि वो एक फिर अलग बात है कि नेताजी का फोन आ गया, फिर उनको ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, लेकिन कुछ हद तक उनको कार्रवाई, ये व्यवस्थाएं तो आज भी हैं। तो उन व्यवस्थाओं को चलायमान रखने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत सबको होती है, तो डिपार्टमेंट से उठाते हैं। देखो, हम खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं तो कर्जन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं तो अपन सबकी बात कर लो। हमारे यहाँ पर है आईबी, सीबीआई, सीआईडी। सीआईडी होती है राज्य स्तर पर, फिर से मैं बता रहा हूँ, सीआईडी कौन से स्तर पर होती है? स्टेट लेवल पे होती है। उसका जो हेड होता है वो पुलिस होती है, मतलब जो अपना राज्य गृह मंत्रालय वगैरह उसको देखते हैं। सीबीआई जो होता है, सीबीआई जो है, सीबीआई को सीबीआई नाम मिला 1963 में। कब मिला? 1963 में। पहले वो 1943 में विशेष स्पेशल पुलिस ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट करके ऐसे कुछ उसका नाम था। 1943 में अंग्रेजों ने बनाया था इसको। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था सीबीआई को? अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय चल रहा था विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी जो लोग हैं वो विदेशी, जो ब्रिटेन के जो दुश्मन देश हैं, उनके साथ मिलकर के हाँ यहाँ से सत्ता हटाने की साजिश ना कर रहे हों। और भी बहुत सारी वजह थी। तो उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया दिल्ली पुलिस के नाम से, और वही आगे चल करके मॉडिफाई होकर के क्या बन गया? सीबीआई।
सीबीआई जो है बड़े स्तर के केसेस देखती है, राज्य सरकार उसको रिकमेंड, उस राज्य सरकार, स्टेट में कोई घटना घट गई, सरकार चाहती है कि उसकी सीबीआई जांच हो, तो राज्य सरकार रिकमेंड करे, मतलब पूछे ऊपर केंद्र सरकार से, बोले कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए, हम मांग करते हैं, तो सीबीआई जांच हो जाएगी। या केंद्र सरकार डायरेक्ट उसकी सीबीआई जांच करा दे, या कोर्ट आदेश देगा तो सीबीआई की जांच हो जाएगी। ये काम करने का तरीका है। वर्तमान में सीबीआई क्या कर रही है तुम्हें पता है? जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे लग जाती है, वो तुम्हें पता है कि नेता लोग हैं वो करते ही हैं। आईबी भी एक संस्था है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है, ये हमारे देश की प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, और कई सारी एजेंसीज जो हैं वो सबके सामने होती भी नहीं है, वो एजेंसी के अंदर एजेंसी होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, और ये काम करती हैं, ऐसे ही काम करती हैं। हमको नहीं तो कभी तुम सोचते नहीं हो कि इतना बड़ा मेला भरता है अपने ग्वालियर में, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटती? क्यों नहीं घटती? क्योंकि शासन प्रशासन काम कर रहा है। नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि देखो कोई, अच्छा तुम मेला जाते हो, तुमको इतनी गहन चेकिंग होती है कि तुम्हारी, कि तुम कुछ और वैसा तो नहीं लिए, तुम तो जाते हो घूम घाम के, झूला उला झूल के चले आते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर तुम कुछ कांड करने के उद्देश्य से गए, तुम घटना करने 80% चांस है कि तुम घटना करने से पहले पकड़ जाओगे, क्योंकि खुफिया एजेंसी काम करती हैं। जो आपको कुछ सिनेमा में दिखाया जाता है ना कि कोई खुफिया एजेंट, कोई चाय का ठेला है या कुछ है, ये रियलिटी में होता है। अच्छा, मैं इतने दमदारी से क्यों कह पा रहा हूं आपसे? क्योंकि हाँ, कई लोग भगवान की कृपा से चीजों में सेटल्ड है, तो आदमी घर परिवार में थोड़ा बहुत बता ही देता है कि ऐसा 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 ऐसी चीजें होती है, तो ये चीजें चलती हैं ऐसी, इसीलिए देश सेफ है। आपको लगता नहीं कि जैसे नई साल पे हम किले गए, किले पे तो इतनी भीड़ है, कोई भी कुछ कर सकता है, तुम्हारी कोई चेकिंग तो हुई नहीं, तुम किला चढ़े, किसी ने बहुत गहन चेकिंग करी तुम्हारी? नहीं की कि तुम क्या रखे हो क्या नहीं कर रखे, फिर भी कुछ सुरक्षित रहती है चीजें। क्यों? क्योंकि पुलिस है या उनका जो खुफिया तंत्र है वो सब बहुत तरीके से काम करता है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे युवा, पकड़े गए? कैसे पकड़े गए? ऐसे पकड़े गए। सब पता चल जाता है उनको कि तुम जहां से कुछ अप्रिय चीजें खरीदोगे ना, तो वहां चेन सिस्टम रहता है, वहां से खबर जाएगी उसने वो चीज खरीदी है, कहां से खरीदी है, वहां से खरीदी है। अच्छा, क्या करने वाला है? अच्छा, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति पहुंचा है, तो ऐस पकड़ से धरपकड़ कर लेती है खुफिया एजेंसी। जिले लेवल पर भी होती है, जिला लेवल पर भी एक कुछ सिस्टम बैठता है, फिर स्टेट लेवल पे सिस्टम बैठता है, फिर ऐसे करके वो पूरी जांच एजेंसियां देश में काम करती हैं। पहले, अब ये कह सकते हैं कि पहले ज्यादा अच्छा काम करती थी, आज कम अच्छा काम कर रही हैं, इस तरह से। जैसे पहलगाम में हमला हुआ, तो लोगों को सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि वहां पे वो कैसे आ गए, कि जो जांच एजेंसियां थी उनको पता नहीं था कि ऐसा हमला होने वाला है, तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? ये एक क्वेश्चन बनता है कि, और अगर जांच एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि ऐसा हो सकता है, फिर तुमने कदम क्यों नहीं उठाए? तो ये क्वेश्चन किससे बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन हम क्वेश्चन उस समय सरकार, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे वो किससे पूछ रहे थे? दूसरे धर्म के लोगों से। ये दुर्भाग्य है, गवर्नमेंट से नहीं पूछा कि वह सीमा पार करके इतने अंदर कैसे आ गए, वो भी AK-47 लेकर के, वो भी 4-5 लोग, किसी ने नहीं देखा। जबकि जम्मू एंड कश्मीर, भैया मैं तो नहीं गया हूं, जो लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी दर्शन करने बताते हैं कि इतनी चेकिंग चलती है कि बहुत ज्यादा, तो वो AK-47 लेकर आ भी गए, मार भी दिया लोगों को, धर्म भी पूछ लिया, सब प्रोग्राम करू के वो चले भी गए, हत्या करके वो चले भी गए, वापस भी लौट गए। तो इसमें किसका फेल्यूर है? इसमें फेल्यूर है इंटेलिजेंस का। क्योंकि इंटेलिजेंस का काम क्या है? इतना करोड़ों हजारों पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि सुरक्षित रहें चीजें, घटना घटने से पहले आपको बता दिया जाए। जैसे पुलवामा हुआ था, कितने सैनिक मारे गए थे, तो उसमें भी यही क्वेश्चन उठा था कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि जिस स्टेट में एक चाकू ले जाने पर इतनी गहन चेकिंग होती है कि क्यों ले जा रहे हो, काय का चाकू है, सेब काटने का है, गला काटने का है, क्या है, तो वहां पर ये 400 किलो RDX लेकर के ये कार घूम रही थी, किसी को पता ही नहीं चला। 400 kg RDX समझते? 400 किलो तुम गेहूं लेके घूमो कार में, कार तुम्हारी डमाडोल हो जाएगी।
4 कुंटल अगर तुम गेहूं रख लोगे अपनी कार के पीछे तो तुमको पीछे वो दिखेगा मामला। तो 400 किलो आरडीएक्स लेके वो कार घूम रही थी, तुम्हें पता भी नहीं चला, और वही कार जाकर के सीआरपीएफ के कॉनवे में घुस गई थी और कई जवान शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन उठता है जांच एजेंसियों पे कि जांच एजेंसियों ने कुछ बताया था कि नहीं बताया था। और अगर जांच एजेंसी ये कह रही कि नहीं हमने तो बता दिया था टाइम पे कि ऐसा कुछ घटना घटने वाली है, तुम क्या कर रहे थे, तो फिर ये क्वेश्चन किस पे उठता है, फिर ये क्वेश्चन उठता है गवर्नमेंट पे। अब जैसे दिल्ली में रहायशी इलाके में बम फटा था अभी कुछ दिन पहले, कैसे फट गया, कैसे? तुम अभी अपने यहाँ के नदी गेट वाले चौराहे से पार नहीं कर पाओगे गाड़ी पे, अगर हेलमेट नहीं होगा तो हाल पकड़ लेगी पुलिस, क्या हेलमेट कहाँ है तेरा? तो वहां उन्होंने बीच वहां पर रिहायशी उसमें सिग्नल पर बम फट गया, कैसे फट गया? अब ये क्या है, जो देश की अभी प्रेजेंट की जो जनता है वो सरकार से क्वेश्चन नहीं करती है। काम किसके हैं? ये गवर्नमेंट के काम है कि आपको सुरक्षित रखे, इंटेलिजेंस के काम है, गवर्नमेंट, आप उसका टैक्स भर रहे हैं हर एक चीज पे। तो ये जांच एजेंसियां ये काम करती हैं। हालांकि इन जांच एजेंसियों की जो स्थापना करजन ने जो करी थी सीआईडी वीआईडी की, वो खुद के फायदे के लिए की थी कि उसको पता चलता रहे कि नीचे क्या चल रहा है, कहीं अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने के लिए बातें तो नहीं चल रही उनके खिलाफ। तो उसने उसके लिए वो स्थापना की थी, जिन संस्थाओं का हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ठीक ठाक मात्रा में खुफिया एजेंसी समझ में आई होंगी। अब तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम समझाने का है बस। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम सीबीआई, सीआईडी, रॉ, आईबी इनके बारे में डिटेल में जानो खुद से, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो बन चुका है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, रॉ होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब इसके बारे में तो ये जानना है कि इसका अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, ये संस्थाएं बनी कब कब थी। मैंने आपको एक हिंट दे दी, एक आपका बेस बना दिया, फाउंडेशन स्टोन बना। अब उस पर बिल्डिंग तुम एक पेज पे तीनों चारों एजेंसियों को लिख लेना, देख लेना, और जो चीज समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चल, क्या हो गया बेटा? ईडी उसका नाम है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। एक्चुअली में उसका काम जो था, वो जो धन है जो गैर कानूनी रूप से अर्जित किया गया है उसकी जांच वगैरह करने का था। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने उसमें परिवर्तन किया। मैं उसके भी स्थापना वर्ष भूल रहा हूं ईडी का। उन्होंने 2018 में कानून पास किया ईडी को लेकर के, ठीक? ये संसद से कानून पास करके बनाई गई संस्थाएं हैं, ठीक? चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो फिर ये ईडी वगैरह हो, इनको कानून पास करके बनाया गया है। ईडी को उन्होंने पावर दी, पुलिस पावर। ईडी को पहले पुलिस पावर नहीं थी, वो केवल एक जांच एजेंसी थी। देखो क्या होता है, जैसे पुलिस है तो पुलिस के पास आईपीसी, सीआरपीसी, वो अपना बीएसए और अन्य कानूनों के तहत उसको पावर है कि ये वो काम कर सकते हैं। पटवारी को अपनी अलग पावर है, अपने हिसाब से काम करने की, सबको अलग अलग पावर है। लेकिन मोदी जी ने 2018 में एक बिल पास किया था ईडी के लिए, तो उसको पुलिस पावर भी दे दी थी कि कार्रवाई करने की भी ताकत है उसके पास, वो किसी को भी हाँ ले जा सकती है। पहले केवल उसको समन देने का और सिविल की तरह काम करने का दायित्व था, लेकिन अब उसकी पावर बेहताशा बढ़ाई गई थी। क्यों बढ़ाई गई? सबको पता है क्यों बढ़ाई गई, है ना? तो ईडी का एक अलग काम है, इन लोगों का अलग काम है। सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं सरकार ने। सेबी बना रखी है एक संस्था। कौन सी संस्था बना रखी है? सेबी। सेबी को 92 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी का काम है जो स्टॉक मार्केट आप सुनते हो ना, शेयर मार्केट वगैरह, क्या नाम है संस्था का? सेबी। जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है ना, उससे रिलेटेड काम करती है वो देखती है, जांच करती है कि कहीं कोई घपला तो नहीं कर रही कोई कंपनी, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही कंपनी, क्योंकि कंपनियां हैं, बिजनेस कर रही हैं, वो जांच करती है कहीं गलत तरीके से तो अपने शेयर को ऊपर नीचे तो नहीं ले जा रही। तो ये सब काम बॉन्ड शेयर वगैरह से रिलेटेड सब काम देखने का काम किसका है? सेबी का है। तो ये अलग अलग संस्थाएं हमारे देश में काम करती हैं, अभी तक तो कर रही हैं बेटा, भविष्य का पता नहीं है कि भविष्य किसमें से
सबकी अलग अलग, ऐसे थोड़ी होता है कि मम्मी और पापा में से पावरफुल कौन है, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। और भाई और बहन में से कौन भाई सबका काम अलग अलग है। अब ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई पुलिस में से और सीआरपीएफ में से पावरफुल कौन है, भाई पुलिस की अपनी ताकत है, सीआरपीएफ की अपनी ताकत है, उसका अलग काम है, इनका अलग काम है। उनके लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर नियम कानून है और इनके अलग लॉ नियम कानून है। पुलिस अपनी पे आ जाए तो भाई पुलिस पुलिस है, और सीआरपीएफ आर्मी अपनी पे आ जाए तो आर्मी सीआरपीएफ अपनी। अब तुलना नहीं कर सकते आप कि कौन पावरफुल है, सब अपने अपने लेवल पर पावरफुल है। सरपंच अपने लेवल पर पावरफुल है, विधायक अपने लेवल पर पावरफुल है। कुछ चीजें ऐसी होंगी सरपंच का साइन चाहिए ही चाहिए, बिना उसके सिग्नेचर के नहीं होगा मामला सेट, विधायक हो चाहे कोई बना रहे, ठीक। तो विधायक की अपनी पावर है, सरपंच की, सबको अलग अलग हिसाब से नियमों के हिसाब से वो संस्थाएं बनाई गई हैं। क्लियर है? चलो, मैंने आपको बंगाल विभाजन कल पढ़ा दिया था, तो ये आप लोगों ने कल अच्छे से पढ़ लिया था। अगला जो हमारा मुद्दा है वो है मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय जो भारत का एक प्रमुख गवर्नर जनरल, इसके समय की दो प्रमुख घटनाएं हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो देखो इसके समय का है मार्ले मिंटो अधिनियम, सुधार, इसको बोलते हैं सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार को मैं आपको डिटेल में जब संविधान पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है, तो उसमें पढ़ लेना डिटेल में। इसके टाइम की दो घटनाएं हमको याद रखनी है। एक तो इसके टाइम पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कौन सी लीग? हाँ, जिसके नाम पर आज भी भारत सरकार वोट मांगती रही। भारत सरकार में जो बीजेपी पार्टी है वो वोट मांगती है आज भी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग क्या है वो सुन लेना अभी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास इसने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी। किसको? खुदीराम बोस को। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की कारावास, कब? 1908 में। 1908 से लेके 1914 तक जेल में रहे, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक एक किताब लिखी। कौन सी? किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सूरत में कांग्रेस का, देखो बात समझो, आपको गवर्नर का नाम और गवर्नर का कार्यकाल पता होना चाहिए। तो उस कार्यकाल के दौरान जो भी घटना घटी है वो उस गवर्नर के, वायसराय के कार्यकाल में घटी है। सूरत का अधिवेशन कब हुआ? सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। तो भैया 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत का अधिवेशन, तो कांग्रेस की फूट कब हुई? 1907 में। अच्छा, क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो इस तरह से हमको जो गवर्नर है, जो वायसराय है, उसका जो कार्यकाल हमको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जो कि बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। मतलब पहली बार कोई इंडियन वायसराय की कार्यकारिणी में पहुंचा है। तो अभी अपन ने जो मिंटो द्वितीय, ये मिंटो द्वितीय है। मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल कौन सा था भैया? मिंटो जो फर्स्ट था वो कब था? 1807 से 1813, ये मिंटो द्वितीय है। देखो हमने ये मिंटो जो है, ये स्लाइड तो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो और लिख लेना। मिंटो द्वितीय में हमारे पास 2-3 बातें प्रमुख हैं। एक तो कौन सी बातें प्रमुख हैं कि इसके टाइम पर एक उग्र रूप में, बड़े स्वरूप में कौन सा आंदोलन चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी थी? इसके काल में कौन सी लीग? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और एक और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके काल की घटना, वो है कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। ये हमारे लिए सबसे प्रमुख घटना है इसके काल की। अच्छा, अब इनको बारी बारी से समझें अगर हम, कि स्वदेशी आंदोलन तो कल मैंने आपको डिटेल में बताया था और आपसे वादा किया था कि स्वदेशी आंदोलन के जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें हमको याद कुछ नहीं करना है। स्वदेशी आंदोलन में हमको, स्वदेशी आंदोलन में ये याद करना है किस व्यक्ति ने कौन सी संस्था बनाई थी। कि मेडिकल के लिए एक संस्था बनी थी, एक बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
जिसमें यह कहा गया था कि जो अंग्रेजों वाले जो स्कूल हैं सरकारी, गवर्नमेंट, अंग्रेज मतलब सरकार, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अपन को सहयोग भी नहीं करना है, उनके स्कूलों से आ जाओ वापस, हम जो स्कूल बना रहे हैं उसमें पढ़ो। तो स्वदेशी मतलब जिनका संबंध विदेशियों से है, जिस भी चीज का, उसका अपन को प्रयोग नहीं करना है, ना वस्त्रों का ना संस्थाओं का। तो क्या प्रयोग करना है, करे जो हम अपन कर रहे हैं वो उसका प्रयोग करना है। क्लियर है, आगे बात समझ में। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सुन लो भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई और 1906 दिसंबर में हुई, दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर को सम्मेलन था। कहां पर था, ढाका। अब थोड़ी सी कहानी सुन लो। मुस्लिम लीग को बनाने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेज बहुत चतुर चालाक लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान भारत के नेताओं ने, किसी पार्टी पुर्टी की बात तो कर ही नहीं रहे, वर्तमान भारत के नेताओं ने अंग्रेजों के बारे में मेरे को लगता है बहुत पढ़ा है, उनकी कुटिल नीतियों के बारे में, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं वो, और बेहताश रूप से कर रहे हैं। लेकिन दुख और दिक्कत इस बात से है कि उनका समझ में आता था कि वो विदेशी लोग थे, इसलिए जनता का शोषण करते थे, उनको तुमसे कोई भी लगाव नहीं, ना उनकी यहां मौसी रहती थी ना फूफा। लेकिन इन नेताओं के तो रिश्तेदार भी यहीं रहते। इन नेताओं को इतना समझ नहीं आता कि जो पुल तुम बना रहे हो भ्रष्टाचार में, उसमें तुम्हारे परिवार का सदस्य का व्यक्ति भी तो मर सकता है। उनका तो समझ में आता है, तो दिल की तसल्ली हो जाती है कि वो तो अंग्रेज थे, विदेशी थे, तो उन्होंने किया शोषण, उनने खूब लूटा मारी करी, उनने खूब गरीबों का हक मारा, उनने खूब जनता की कोई भलाई के लिए काम नहीं किया, सारे काम अपनी भलाई के लिए किया। लेकिन इन ससुरों, ये तो अपने ही हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना जवाब नहीं मिल रहा है मुझे कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तुम लूट तो अंततः अपने देश को ही रहे हो। जब देश ही नहीं बचेगा ससुर, तो तुम कहां शासन करोगे, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कहां बनेंगे विधायक। जब ग्वालियर ही नहीं बचेगा, जब दूसरे देश क्षेत्र ही नहीं बचेंगे, जब खेत ही नहीं बचेंगे, तो कहां से टैक्स वसूलोगे तुम। ये समझ नहीं, बस इस बात का अगर किसी नेता ने मेरे को आंसर दे दिया तो मैं तसल्ली हो जाएगी मुझे कि मेरे को ये जवाब नहीं मिल रहा। वो तो अंग्रेज थे, तो वो सब काम अपने फायदे के लिए कर। मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई सिर्फ इसलिए बनाई कि हिंदू और जो मुस्लिम की जो एकता है उसमें दरार तो उन्होंने डाल दी थी बंगाल विभाजन के बाद। और मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल उससे मिलने गया था शिमला। किससे मिलने गया था, कौन था वायसराय, मिंटो से। और इस प्रतिनिधि मंडल का जो अध्यक्षता कर रहा था, वो कर रहा था आगा खां। आगा खां कौन कर रहा था, आगा खां कौन कर रहा था। तीन व्यक्ति का एक नाम है प्रमुख तौर पे, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुल्क। ये तीन लोग हैं मेन मुस्लिम लीग की स्थापना में। ये लोग वहां पहुंचे हैं, अंग्रेजों ने इनको सपोर्ट किया है, इन्होंने कहा है कि ठीक है हम एक संगठन बना रहे हैं। किससे अलग होकर के, अलग क्या, कांग्रेस एक बड़ा संगठन बन चुका था, कि कांग्रेस के सामने एक बड़ा संगठन बनाया जाएगा मुस्लिम लीग, जो बात करेगा किसकी, मुसलमानों की। मिंटो का उनको समर्थन था, या यूं कह लो कि फंडिंग थी अंग्रेजों की कि बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, आज भी यही सब चलता है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कई सारी कि किसी ने कोई धमकी दी। अभी बिहार का एक लड़का टमटम वमटम में बैठा है, चला रहा है, वो वीडियो बना रहा है कि हम राम मंदिर को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे इंशाअल्लाह, मतलब मुसलमानों का नाम लेकर के, और उसने वीडियो डाल दी। अब लोगों तक पहुंची तो उनके प्रति, किसके प्रति नफरत आएगी, दूसरे उनके प्रति, गांव में जो रह रहे होंगे उनके प्रति। बाद में वो पता चला वो अपने ही धर्म का निकला। तो ऐसे दुनिया भर के केस हैं भाई। सिंपल सी बात है कि उसमें कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस की है कि अगर दंगा होता है, अगर मारकाट होती है, तो किसी एक राजनीतिक दल को उसका फायदा मिलता है। तो कौन कराता होगा, स्वाभाविक सी भाई, जिसको उसका फायदा। अभी ये सब कौन करा रहा है, अंग्रेज। क्यों, क्योंकि उनको उससे, जिसको जिस चीज से फायदा होगा वो व्यक्ति वही काम
करवाएगा। मुसलमानों की एक लीग बना दी गई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के बनवाई गई। तो हुआ क्या, ढाका में एक मीटिंग थी। मीटिंग क्यों थी? मीटिंग क्यों थी ये सुन लो। मीटिंग थी इस कानून की वजह से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, या भारत परिषद अधिनियम 1909। ये अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में बहुत सारी बातें थी। अभी के लिए केवल एक बात जान लो। मैंने आपको बताया ना, कानून बन के आने लगे थे कहां से? ब्रिटेन की संसद से। वो कानून वहां बनते थे, यहां लागू होते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्टेट बना रखा था, हिस्सा बना रखा था। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश ने कल को पाकिस्तान अपने अंडर में ले लिया, तो पाकिस्तान भी तो अपना ही स्टेट है तो राज्य, तो वहां की जनता भी अपने ही साम्राज्य का हिस्सा है। तो वहां पर स्कूल फिस्कूल थोड़े बहुत तो बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे? तो ऐसे तो भारत भी उन्हीं के साम्राज्य का क्या था? पार्ट था। किसके साम्राज्य का? ब्रिटिश साम्राज्य का। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो अब उसमें कुछ कानून लागू करना, ये सुधार करना, वो करना, ये करना, वो किसका काम है? अंग्रेजों का है। अब वो साम्राज्य को मार काट करके तो चला नहीं सकते लंबे समय तक, चलेगा कैसे? नियमों से। तो इसलिए वो समय समय पर कानून पास करते रहते थे। तो एक कानून लेके आए जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो यहां पर कौन है? वाय सराय है। और मार्ले कौन है यहां पर? भारत सचिव है। देखो बेटा, आराम समझना कॉन्सेप्ट, आराम से। भारत में कंपनी आई थी व्यापार करने। कंपनी का व्यापार के साथ शासन बढ़ा। कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी ने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम रखा गवर्नर। ठीक। फिर जब कंपनी का शासन प्रशासन और बड़ा फैलता चला गया, फिर कंपनी ने पोस्ट बनाई गवर्नर जनरल। फिर और बड़ा साम्राज्य फैलता चला गया, तो कंपनी ने बनाई भारत का गवर्नर जनरल। ठीक। और जब कंपनी 1857 की क्रांति हो गई उसके काल में, तो अंग्रेजी सरकार ने उस कंपनी से शासन छीन लिया, खुद शासन करने लगी। तो उसने एक पोस्ट बनाई, क्या? फिर उसने दो पोस्ट बनाई, वाय सराय और भारत सचिव। थोड़ा भारत सचिव के बारे में समझ लो जरा, आगे काम आएगा। अब अपन किसके बारे में समझ रहे हैं? सबसे पहले अपन ने खुफिया एजेंसियों के बारे में समझा, थोड़ा सा अपन ने मुस्लिम लीग के बारे में देखा। भी मुस्लिम लीग को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बीच में आ गया है कौन? मार्ले मिंटो सुधार। इसकी वजह से ही मुस्लिम समाज की मीटिंग्स हो रही थी अलग अलग जगह। तो एक मीटिंग बुलाई गई थी नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ढाका के नवाब थे कौन? कौन? सलीमुल्लाह। उनने एक मीटिंग बुलाई थी। वो मीटिंग बुलाई थी इस कानून की वजह से। कौन से कानून की वजह से? तो अब इस कानून में है क्या? मेन बात जान लो। है तो चार पांच बातें, लेकिन मेन बात जान लो जिसकी वजह से क्वेश्चन आता है। अच्छा, मार्ले इसमें कौन है? सचिव है। जो आगे रहेगा वो सचिव है, जो पीछे रहेगा वो सचिव। की पोस्ट जैसे थी रही कुछ भी। इसको भारत मंत्री भी कहते हैं, इसको भारत सचिव भी कहते हैं। भारत सचिव की पोस्ट जो है ये बनी थी 1858 के भारत शासन अधिनियम से के द्वारा बनाई गई थी। अब ये भारत सचिव नियुक्त कौन होता था? ये इंग्लैंड में जो कैबिनेट होती थी ना, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, इंग्लैंड के कैबिनेट में से ही एक मंत्री को भारत सचिव की पोस्ट दे दी जाती थी। और उसका ऑफिस जो है वो भारत में ना रह करके कहां होता था? लंदन में, वहीं बैठता था। और इसकी मदद के लिए 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई थी, जिसको भारत परिषद कहते थे। कौन सी परिषद? तो वो भारत परिषद का हेड होता था भारत सचिव, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। और पहला जो भारत सचिव था वो था स्टैनली। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको भारत सचिव के बारे में, अब ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका कि भारत सचिव की पोस्ट नहीं थी। अच्छा, और इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नर से ऊपर रखा गया। गवर्नर इसके अंडर में काम करेगा। ये मेन है। जो ब्रिटेन की सरकार है वो भारत के शासन प्रशासन के लिए किससे बात करेगी?
भारत सचिव से बात, वो वायसराय से बात, पूरा इसके ऊपर है ड्यूटी, ये देगा आदेश वादेश, या वायसराय को कुछ काम है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? भारत सचिव। इंडिया में नहीं रहता था, रहता लंदन में ही सब कुछ ऑफिस ऑफिस होता था, कि वायसराय प्रधानमंत्री से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो भारत सचिव को बताएगा सबसे पहले, वो उसका हेड है। लेकिन इंडिया में कौन हेड है? वायसराय। इसीलिए इस कानून का नाम रखा गया क्या? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें था क्या? इसमें था धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात, यह प्रमुख बात है। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात, निर्वाचन करने की बात। निर्वाचन का मतलब होता है चुनना। अब चुनने का मतलब आप आज के चुनाव से मत समझो कि आज चुनाव हो गया, ढोल धमाके बज रहे हैं, जनता वोट देने जा रही है, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन हां, ये चुनाव और संसद और विधानसभा की शुरुआत मान लीजिए। कुछ सदस्यों को चुना जाता था सरकार की मदद के लिए, तो वो चुन के आते थे। चुनता कौन था? हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को था, या तो जो टैक्स भरते हो बराबर से, या एक लेवल की उनके पास डिग्री हो, जैसे आज सबको है ना। वो अंग्रेज इस बात में विश्वास ही नहीं रखते थे कि सबको वोट देने का अधिकार होना भी चाहिए, कि नहीं होना चाहिए सबको, कि सब में बुद्धि नहीं होती वोट देने की, ये अंग्रेज मानते थे। वो कह रहा सही बात है, कहते हर किसी के अंदर बुद्धि नहीं है कि किसको वोट देना है, किसको चुनना है। तो कुछ लोगों को था बस। 1919 में इस देश में ठीक ठाक आबादी थी, उनमें से केवल 17,000 लोगों को वोट देने का अधिकार था। 17 ब्रिटिश इंडिया में एक स्तर पर। तो इसमें क्या किया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। किसके आधार पर? अब तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। एक दूसरे शब्दों में कहते कि सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धर्म के आधार पर। इन्होंने कहा कि अगर कहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट है तो उनको वोट भी कौन देगा? उनको चुनने का अधिकार भी मुसलमानों को ही है। और फिक्स कर दिया कि यहां से तो केवल मुसलमान ही खड़ा, मतलब मुसलमान ही आएगा चुन करके, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चुन सकते अपन। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के कारण। मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया हम इसका क्या करेंगे? पुरजोर समर्थन। तो समर्थन के लिए अलग अलग जगह मीटिंग हो रही थी। तो उन्हीं में से एक जगह मीटिंग हो रही थी, कहां पर? ढाका में। जहां के नवाब थे कौन? कौन? सलीमुल्लाह खां। और सलीमुल्लाह खां जो है, उनकी ढाका वाली मीटिंग में एक नया संगठन बन के उभरा जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और यह उसका ही उदाहरण है फूट डालो शासन करो नीति का। अंग्रेजों ने दुनिया भर का फंड जारी किया, यहां एक संगठन बनाया और अपने धर्म में भी एक संगठन बनाया। गतिविधियां दोनों तरफ उन्होंने चालू रखी। तो 4 गाली वो इधर से देते थे, तो 4 गाली उधर से आती थी। और बीच की जो जनता है वो कहती थी अरे लो हमारे धर्म के खिलाफ, मुसलमान कहते लो हमारे धर्म के खिलाफ। दोनों अपने अपने फरसा और तलवारें मरवारें निकाल के लड़ने आ जाते थे। और अंग्रेज जो है वो कुर्सी पर बैठ के मजे लेते थे। तो ऐसे आजकल कौन मजे ले रहा है? नेता लोग ले रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। अगर आप धर्म के नाम पे लड़ना भी बंद कर दें तो फिर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि यार हमारे यहाँ भी ये 4 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल बना था, बंद हो गया, या उसकी दीवार टूटी है, या उसमें मास्टर नहीं आ रहा है। तो तुम उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि यार इतने महीनों से पूरे शहर में धूल उड़ रही है, डीडी नगर की रोड तो नहीं सुधर रही भैया। ओ भैया वहां इतने एक धूरा अब है। हमने 3-4-6 महीना पहले वहां इंटरनेट वीडियो डाली थी एक धूरा की। हम सोचे कि अब सुधर गई होगी, अभी गए थे हम कुछ दिन पहले वापस से। ओ भाई साहब 6-8 किलो धूरा घुस गई होगी अंदर, इतनी
कैसे रह रहे हैं वहां के लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी पॉश कॉलोनी है वो, डीडी नगर का नाम था एक जमाने में, बड़े बड़े धनाढ्य लोग रह रहे हैं। अरे बोलो सरकार की कॉलर पकड़ो, नेता की कॉलर पकड़ो जाकर के कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। हमारे यहाँ के जो युवा नेता हैं वो केवल फोटो खिंचाने के लिए हैं कि फलाने का बर्थडे, ढिमकाने का बर्थडे, इनका बर्थडे। उनको रोडें नहीं दिख रही, उनको डीडी नगर नहीं, 6 गड्ढे भाई साहब, सही बता रहा हूं कि बरसात में अगर तुम चले जाओ तो सीधे पाताल में घुस जाओ जाके, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। किसी को चिंता नहीं है, इतने बड़े बड़े मकान बने हैं वहां पे, इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, कोई कुछ पूछे, अरे पूछो, ग्रुप बना करके बोलो उनसे। क्यों? क्योंकि अपन काय में व्यस्त है, उसी वाले में, मार्ले मिंटो सुधार वाले में अंग्रेजों ने ये कांड किया। मार्ले मिंटो सुधार केवल इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व बांटा, और ये बंटवारा किया उसने समाज में, समाज को बांटा है उसने कि यहां से डिवाइडेशन हो गया है। कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया इसका कि बिल्कुल विरोधी हैं हम कि ये समाज को बांटने की बात है, प्रतिनिधित्व दो तो हम ऐसे ही देंगे ना प्रतिनिधित्व, आप तो लीगलाइज कर रहे हो कि नहीं यहां से तो यही है मामला। तो वहां से वो बंटवारा स्टार्ट हुआ साहब, जिसके पीछे अंग्रेजों की कोई सही मंशा नहीं थी, और वो बंटवारा उन्होंने समय के साथ बढ़ाते गए। जब 1919 का अधिनियम आया तो उन्होंने ये वाली बात यूरोपियों पे भी लागू कर दी, सिखों पे भी लागू कर दी, ईसाइयों पे भी लागू कर दी कि जो हमने मुसलमानों के लिए किया अब इन सब के लिए भी ये व्यवस्था है। तो ढाका में इसके समर्थन में मीटिंग हुई जिसमें बकार उल मुल्क जो थे उनके नवाब थे, कहाँ के? ढाका के। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और बकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मैं नाम लिख देता हूं, ऐसे मत देखो, हाँ देखो, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। अब 2 बड़ी पार्टियां हैं देश में, कांग्रेस और दूसरी तरफ, अब ये आपस में इनका चलता रहेगा मामला, लड़ाई धुड़ाई टुड़ाई कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मुस्लिम लीग के समय में, अच्छा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 30 दिसंबर 1906। कहां हुई है? ढाका में, ठीक है। कौन कौन है वहां पर? सलीमुल्लाह खां है, सलीमुल्लाह खां, ये कौन है? नवाब है। और कौन है भैया? आगा खान। और कौन है? वकार उल मुल्क। और कौन है? मोहसिन उल मुल्क। अच्छा, कब बना है ये? दिसंबर के महीने में इन्होंने अधिवेशन या मीटिंग की, इसलिए क्योंकि उस समय किसका अधिवेशन और मीटिंग होती थी? अब इनकी भी मीटिंग हमेशा कब होने वाली है? कब होने वाली है? दिसंबर में ही। तो बढ़िया चलेगा मामला, 2 भागों में बढ़ चुका है भाई साहब मामला, हाई लेवल पे। सलीमुल्लाह खां को अध्यक्ष समझा जाता है, संस्थापक समझा जाता है, आगा खां को इसका पहला अध्यक्ष माना जाता है। किसको? आगा खां को इसका पहला अध्यक्ष माना जाता है। और जब अब आगे आगे पढ़ेंगे तो और थोड़ा थोड़ा जो फैक्ट आएगा मुस्लिम लीग से संबंधित वो हम आपको और बताते चलेंगे। और क्या फैक्ट था आखिरी इनमें कि गवर्नर की कार्यकारिणी में पहली बार कोई भारतीय पहुंचा है जिनका नाम था एसपी सिन्हा। क्लियर है? विधि सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसको आप आज से समझो, जो मंत्रिमंडल होता है ना प्रधानमंत्री का, वो समझो आप। गवर्नर की कार्यकारिणी है, टीम है, जो वारेन हेस्टिंग्स से चालू हुई थी, मैंने आपको बताया है। और वो टीम शुरुआत में 5 लोगों की थी, फिर उसमें और बढ़े, 6 हुए, 7 हुए, 10 हुए, 15 हुए, ऐसे करके करके वो टीम बढ़ती चली गई। और उसमें पहली बार भारतीय को नियुक्ति मिली है जिनका नाम है कौन? एसपी सिन्हा। तो गवर्नर की परिषद में सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति कौन है?
एसपी सिन्हा। क्लियर है? चलो अच्छा, तो बताओ जरा फटाफट से कि जो हमारा हमारा जो क्या नाम है उसका, मिंटो जो द्वितीय है, उसके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं बताइए। कौन कौन सी हैं मिंटो द्वितीय की? पहली बात तो उसका कार्यकाल क्या है? 1900 1905 से 9 1909। प्रमुख प्रमुख घटना क्या है? पहला है मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उसमें कौन है? सचिव है। सचिव कौन होता था? भारत सचिव नाम की एक पोस्ट होती थी, जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है ये बात, है ना? और इसी के टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई अंग्रेजों के सहयोग से। पहली बार सांप्रदायिक आधार पर देश में राजनीतिक या कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिसका काम था एकदम मुस्लिम लीग, मतलब मुसलमानों की, वो कहते थे कि हम ही हितैषी हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। और शुरुआत में तो मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत ठीक चली, लेकिन बाद में वो उसका जो रूप है वो उग्र होता चला गया। ठीक। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कई चीजों पर मतभेद होते थे। बनाया ही उसको इसलिए गया था। किसकी अध्यक्षता में? आगा खां की अध्यक्षता में शिमला में मिंटो द्वितीय से मीटिंग हुई, और मिंटो द्वितीय ने उनको पूरा सहयोग किया। किसके लिए? किसके लिए? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। क्लियर है क्या? अच्छा, और इसके काल की एक प्रमुख घटना कौन सी थी? इसके काल की प्रमुख घटना कौन सी थी? इसके काल की प्रमुख घटना थी पहला भारतीय जो उसमें सदस्य बना, जिसका नाम क्या था? एसपी सिन्हा। मिंटो के बाद जो वायसराय बन के आया, उसका नाम था हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से लेकर के 1916 तक, मतलब 6 साल तक ये यहां पर वायसराय के रूप में रहा। इसके काल की प्रमुख घटना है तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन। तीसरा दिल्ली दरबार, जिसमें हुआ था दिल्ली षड्यंत्र। आराम से सुनते चलना, बहुत आराम से। दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली दरबार, दिल्ली षड्यंत्र है क्या? दिल्ली दरबार का आयोजन किया किसने? हार्डिंग ने। किसका आयोजन किया? दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार कुल कितने आयोजित हुए? 3। पहली बार किया था किसने? लिटिन। दूसरा कर्जन। तीसरा हार्डिंग द्वितीय। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए और इनकी पत्नी मैरी। ठीक, ये भारत आई। अब भैया तुम्हारा जो साम्राज्य है उसका मुखिया आ रहा है। नहीं आई बात समझ में? अरे जब वर्तमान, वो तो अंग्रेज थे, उनके कौन से गांठ का पैसा लग रहा है इधर? तो खूब खर्चा होता था, नाच गाना खाना पीना जाने क्या क्या, क्योंकि भाई कौन आ रहा है? सम्राट आ रहा है। आज भी जब सम्राट आता है, सम्राट ही है, तो होते नहीं है खर्चे। जब प्रधानमंत्री आते हैं भैया, दुनिया भर की रोडें चमक जाती हैं, रोडें बन जाती हैं, लाइटें लग जाती हैं, ये बंद वो बंद, फलानी व्यवस्था ये वाली व्यवस्था। और अगर रैली टाइप है कि मतलब भव्य आयोजन हो रहा है, चल समारोह, फिर तो भैया पूरे शहर को होर्डिंग्स से पाट देते हैं। फूलों की वो लग जाती है, क्रेनें लग जाती हैं, जेसीबी लग जाती हैं। मोदी तो अलग हो गया भाई, वो तो प्रधानमंत्री है, उसके लिए तो चलो समझ में आता है कि भाई देश का मुखिया है, समझ में आता है। कोई छुटभैया नेता अगर कोई छोटा वोटा पद ले आए तो बागेलें जैसी भी लग जाती हैं आजकल, तो फूल मालाएं, और क्यों होता है ना आयोजन? क्यों? क्योंकि भैया भैया आ रहे हैं, पद मिला है उनको, वो चुल्लूपुर के छोटे जमींदार बन चुके हैं, तो उनके स्वागत में खूब पैसा खर्च होता है ना? तो भैया सम्राट आ रहा है। कहां से आ रहा है? इंग्लैंड से, जॉर्ज पंचम, और पत्नी के संग आ रहा है भैया, परिवार के साथ आ रहा है वो। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, सबने अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करी। दिल्ली दरबार में ये अच्छा, एक इससे रिलेटेड फैक्ट आपको बताऊं, जॉर्ज पंचम के ही सम्मान में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया,
इनके ही सम्मान में। और सुन लो, हमारे यहां के जो राजा थे क्या हैं, हमारे यहां के जो राजा थे उस जमाने में, उन्होंने सिंधिया राजघराना, उन्होंने जॉर्ज पंचम को न्योता दिया था कि आओ देखो जरा हमारा भी जलवा। इनवाइट किया था कि आप आए हैं तो हमारे यहाँ भी आए। तो राजा रजवाड़ों के पास पहले ऐसी तो कोई, देखो पहले तो कोई टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी थी नहीं। उनका प्रमुख जो टाइम पास की जो चीज थी वो क्या थी, शिकार। तो सिंधिया राजघराने में भी ने भी उनको न्योता दिया था कि आइए शिकार पर आइए हमारे यहाँ पर भी बढ़िया। अपने यहाँ सीपरी उपरी के पूरे जंगल तो पड़े ही हैं, अभी तक तो हैं ही, थोड़े बहुत जो भी बचे हैं, तो उनको इनवाइट किया गया था। और इन्हीं के सम्मान में सिंधिया जी ने पूरा एक महल बनवाया था जिसका नाम था जॉर्ज कैसल भवन। कहां पर है? जॉर्ज कैसल भवन बनाया था जॉर्ज पंचम के सम्मान की। आओ भैया बढ़िया स्वागत वागत। आया ही नहीं वो, जॉर्ज पंचम आया ही नहीं, उसको समय नहीं मिला होगा, शायद व्यस्त हो गया होगा। तो आजकल वो म्यूजियम है जॉर्ज कैसल भवन, माधव नेशनल पार्क में है। माधव नेशनल पार्क मतलब कहाँ होगा? जंगल में। नेशनल पार्क कहाँ होते हैं? जंगल में। तो जंगल के बीचों बीच क्यों बनाया गया? क्योंकि काय के लिए बुला रहे थे? हाँ, शिकार के लिए भैया, रात रात रुकने के लिए पूरा बढ़िया भवन बना हुआ है, म्यूजियम है आजकल। तो शायद कभी जाओ तो घूम आना। तो एक क्वेश्चन जीएस का ये भी है कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है? तो जॉर्ज पंचम और मैरी जो है वो आई थी दिल्ली दरबार में। इसके काल की पहली घटना दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली षड्यंत्र क्या है ये सुन लो। 1911 दिल्ली षड्यंत्र है कि जब ये समारोह चल रहा था तो वायसराय को मारने की योजना थी। साला वायसराय को ही निपटा देंगे, मैसेज जाएगा, पूरा मैसेज जाएगा कि इतने बड़े प्रोग्राम में वायसराय को मार दिया। क्रांतिकारी बहुत एक्टिव हो गए थे 1905 के बाद से, बंगाल विभाजन के बाद बड़े बड़े संगठन बन गए थे अलग अलग जगह पे। अच्छा अभी हीरो नहीं आया है, हीरो 1915 में लौटेगा। हीरो कहां पर है अभी? हीरो साउथ अफ्रीका में है, वहां बेचारा अंग्रेजों से जूझ रहा है, हीरो लड़ रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है उनसे। हीरो अभी नहीं लौटा है। कब की बात चल रही है? 1911। बाल गंगाधर तिलक कहां पर हैं? जेल में। वो कहानी रह गई, वो मैं बताऊंगा क्यों जेल में थे वो। हार्डिंग द्वितीय जो है उसको मारने की फुल प्लानिंग है साहब। अच्छा उस प्लानिंग में मेन मुखिया कौन है? वो है रास बिहारी बोस। घोष नहीं है, ये बोस है, अलग है। देखो आप देख लीजिए बंगाली नाम ज्यादा नहीं है। बंगाल में बहुत क्रांतिकारी लोग रहते थे, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत जमाने के। सबसे ज्यादा कलाकार, और सबसे ज्यादा कलाकार मतलब उस प्रकार से भी कलाकार और उस प्रकार से भी कलाकार। तुम्हें हर घर में बंगाल के अंदर एक ना एक आर्टिस्ट मिल जाएगा, कहीं पेंटिंग बनाने वाला, कहीं गिटार बजाने वाला, कहीं तंबूरा बजाने वाला, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहां कला का बहुत बहुत महत्व है वहां। रास बिहारी बोस और एक थे सचिन सन्याल, इनके नेतृत्व में प्लान हुआ था कि मार देंगे किसको? वायसराय को ही मार देंगे ससुरा। और मारेंगे कब? जब वो समारोह दुनिया देखेगी कि ये जो लोग हैं ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। भाई साहब बम फेंका गया, बम फेंका गया, बम किसकी गाड़ी पर? लेकिन उस दिन ये पता नहीं कौन सी बूटी, संजीवनी बूटी पी के आया था घर से, ये बच गया, मरा नहीं, ये घायल हो गया। कौन? वायसराय। तो ये इसको अपन दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। रास बिहारी बोस तो भाग गए थे जापान, जापान चले गए थे, फिर वो उनका पूरा जीवन वहीं कटा है जापान में ही। बाकी कई लोग पकड़े गए, 4 लोगों को फांसी सुनाई गई,
उनमें से कई लोगों को उम्र कैद दी गई, 20-25 लोगों को आरोपी बनाया था पूरा सरकार ने, पकड़ गए सारे लोग, कईयों को जेल भेज दिया, किसी को 7 साल की सजा, किसी को 14 साल की सजा, किसी को आजीवन कारावास, और 4-5 लोगों को फांसी। रास बिहारी बोस को भी फांसी की सुनाई थी सजा, लेकिन वो वहां से बाहर जाने में सफल हुए। तो जो हम आजाद हिंद फौज वाला जो रास बिहारी बोस सुनते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके, वो यही वाले रास बिहारी बोस हैं। दो हैं, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। क्लियर है? अच्छा, अब उसकी बात सुन लो जो मिंटो द्वितीय में रह गई। एक व्यक्ति है खुदीराम बोस, और एक दूसरा व्यक्ति है प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों युवा हैं मुजफ्फरपुर के। कहां के हैं बेटा? मुजफ्फरपुर मतलब बंगाल, आज का तो शायद बिहार है, लेकिन उस जमाने का बंगाल। मुजफ्फरपुर में इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को मारने का प्लान बनाया था इनने भी, खुदीराम बोस। कब बनाया? आराम से सुनना। अप्रैल 1908 में इन दो लोगों ने मारने का प्लान बनाया। इनने मारने की फुल प्लानिंग भी कर ली। अब इन्होंने जब बम फेंका तो वो गलती से उस दिन उस गाड़ी में वो नहीं था जिसको ये मारने गए थे, दूसरा अंग्रेज अधिकारी था, कैनेडी। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, वो मारे गए। अच्छा, मारा किस लिए, मार क्यों रहे थे? क्योंकि जो जज था ना, जो जज को मारने गए थे, वो क्या है, बहुत हरामी था, और वो इंडियंस के साथ बहुत अत्याचार कर रहा था। उससे इनका दिमाग भी खराब, और जो अनुशीलन समिति से प्रभावित थे। अनुशीलन समिति का तो नारा ही क्या था? क्या नारा था अनुशीलन समिति का? आंख के बदले खून का बदला खून। अच्छा, ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से 18 साल का भी नहीं है, 17.5-18 के बीच का आदमी है उम्र में, और इनने मार दिया, मारे गए। तो प्रफुल्ल चाकी ने आगे चल के तो आत्महत्या कर ली, इनने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन इनको फांसी हुई। ये पहला व्यक्ति है जिसको क्रांतिकारी घटनाओं की वजह से फांसी दी गई उस टाइम पे। पहला आदमी, सबसे कम उम्र का अभी तक का क्रांतिकारी है खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाला वही है जो फांसी इस तरह की उसमें चढ़ता था, खुश होके जाता था कि भैया अपन ने तो बहुत सही काम किया है, हमने देश की जनता के लिए काम किया है। खुदीराम बोस। अच्छा, इन्हीं का कनेक्शन है बाल गंगाधर तिलक की सजा से। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी में लंबा चौड़ा लेख लिखा और इसको अप्रिशिएट किया, इस घटना को, कि जब जूता खाने काम करोगे जूता तो पड़ेंगे ही, इस तरह से लिखा होगा कुछ भी। तो इसीलिए पुलिस ने उनके ऊपर राजद्रोह का केस कायम किया कि राजद्रोह किया है, तुम राजद्रोह कर रहे हो, मतलब अपना अधिकारी मर गया और तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो तुम बढ़ावा दे रहे हो ऐसी घटनाओं को, तुम्हारी चीजें पढ़ पढ़ के ही इन लोगों का दिमाग खराब है। तो उनको काय में डाल दिया? जेल में। जैसे आज की सरकार नहीं डाल देती, सोनम वांगचुक को डाल दिया था जेल में, जबकि वो तो पर्यावरण कार्यकर्ता है बेचारा, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसने कई सारे स्कूल बनवाए, भारतीय सेना के लिए एक यूनिक तरह का टेंट बनाया जिससे वो सर्दी में बच सकें। सरकार ने लेके उसी को जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को यह डर था कि ये व्यक्ति जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे खिलाफ, और सरकार ने उस पर राजद्रोह का केस लगाया था। एनएसए अभी हटा ली, अब तो आजाद कर दिया क्योंकि कुछ मिला ही नहीं सबूत, एनएसए लगा दिया था उनके ऊपर। तो उसी से मिलता जुलता है। खुदीराम बोस को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया इसकी वजह, इस केस की वजह से, वो सॉरी बाल गंगाधर तिलक को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, तुम भड़का रहे हो, भावनाएं भड़का रहे हो सरकार के खिलाफ, तो तुम क्या कर रहे हो? राजद्रोह कर रहे हो, सरकारी अधिकारियों की हत्या हो रही हो, तुम्हें मजा आ रहा है। और 1908 से लेकर के 14 तक बाल गंगाधर तिलक कहां रहे? जेल। जेल में कौन सी जेल में? म्यांमार की जेल में, भारत की जेल में नहीं, म्यांमार। म्यांमार में कौन सा जेल? मांडले जेल।
कौन रहा? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है, सारी घटनाएं क्लियर चल रही हैं। अपन ने मुस्लिम लीग पढ़ लिया, अपन ने खुदीराम बोस की द्वारा हत्या पढ़ ली, अपन ने बंगाल विभाजन पढ़ लिया, अपन ने मार्ले मिंटो सुधार को खत्म कर दिया कि मार्ले मिंटो सुधार जाना जाता है किस वजह से? मार्ले मिंटो सुधार जाना जाता है सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व को बांटने, मुसलमानों के लिए अलग से पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से मतभेद होना स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है क्या? बाकी इसकी जो डिटेल नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप उसको जितना ज्यादा आप रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अपने लिए काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे कल मिलते हैं। कहेंगे लो आज तो पता नहीं चलो इतनी जल्दी टाइम होगा।